हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत कालीन इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताएं। और ये जो नोट्स है इसको पीडीएफ के रूप में मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप जाइए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, बहुत सारी पीडीएफ मैंने सेंड की है। तो हम लोग बात करते हैं सल्तनत कालीन इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताओं के बारे में। देखिए, अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो वहाँ इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारंभिक इतिहास, देखिए प्रारंभिक इस्लामिक इतिहास अरबी भाषा में मिलता है, किंतु शीघ्र ही इस्लाम का अरब की भौगोलिक सीमाओं से बाहर, मैं थोड़ा सा इसकी जो ये है अब सही रहेगा। प्रारंभिक इस्लामिक इतिहास अरबी भाषा में मिलता है, किंतु शीघ्र ही इस्लाम का अरब की भौगोलिक सीमाओं से बाहर प्रसार होने पर फारसी व तुर्की भाषाओं में भी इतिहास की रचना की जाने लगी। अब चूँकि इस्लाम की उत्पत्ति अरब से हुई थी, तो प्रारंभ में इस्लाम से संबंधित या इस्लामिक जो भी इतिहास है वो अरबी भाषा में मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस्लाम का अरब के बाहर के भौगोलिक सीमाओं में विस्तार हुआ, जैसे इराक़ में हुआ, तुर्की में हुआ, ईरान में हुआ। तो इससे क्या हुआ कि अब जो इस्लामिक इतिहास है वो अरबी के साथ साथ तुर्की और फ़ारसी भाषाओं में भी उपलब्ध होने लगा। इस्लाम के भारत में आगमन के साथ ही फ़ारसी व तुर्की भाषा में भारत के इतिहास से संबंधित रचनाएं लिखी जाने लगी। इस काल के इतिहासकारों में प्रमुख जियाउद्दीन बरनी, इब्न बतूता, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फज़ल, हमीद लाहौरी इत्यादि हैं। इसको आप पॉइंट में लिख सकते हैं। देखिए, इसको आप पहला पॉइंट बना सकते हैं। इसको आप पॉइंट में, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, इसे पॉइंट में लिखिए तो ज़्यादा सही रहेगा। मध्यकाल की ऐतिहासिक रचनाओं का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि इस काल में भी राजवंशों, सम्राटों एवं उनकी उपलब्धियों को ही ध्यान में रखकर रचनाएं की गई, क्योंकि इस काल के प्रमुख इतिहासकार भी अधिकांशतः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुल्तानों से जुड़े हुए थे। तो चूँकि जो इतिहासकार होते थे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुल्तान से संबंधित होते थे, उनसे जुड़े होते थे, इसलिए जो इतिहासकार होते थे वो उन्हीं के अनुसार इतिहास लेखन करते थे। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम उन्हीं के अनुसार करें, लेकिन फिर भी सुल्तानों का प्रभाव रहता था उनके लेखन पर, उन्हीं को ध्यान में रखकर रचनाएँ की जाती थीं। बहुत कम ही इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। मध्यकालीन इतिहासकार मुख्यतः दरबारी होते थे। देखिए, दरबारी होते थे। इन लोगों ने यद्यपि यह दावा किया है कि उनका लेखन स्वतंत्र है, परंतु उनमें पक्षपात है। इतिहासकार दावा करते हैं कि हमारा जो लेखन है वो स्वतंत्र है, किसी के विचारों से प्रभावित नहीं है, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं वो उनका जो रचना है वो सुल्तान के विचारों से प्रभावित होता है, उसमें कुछ ना कुछ पक्षपात होता है। तुर्कों के भारत आगमन से पहले, देखिए, तुर्कों के भारत आगमन से पहले इस्लामी देशों में इतिहास लेखन कला की दो परंपराएं प्रचलित थीं, अरबी और फ़ारसी। 11वीं सदी तक सभी इस्लामिक देशों में इतिहास लेखन की अरबी प्रणाली ही उपयोग में लाई गई थी। अरबी प्रणाली मतलब अरबी भाषा में ही पुस्तकें लिखी जाती थीं, और विद्या अध्ययन से संबंधित अधिकतर पुस्तकें अरबी में ही लिखी जाती थी। इतिहास के संबंध में अरब इतिहासकारों के खुले विचार थे। अरबों ने इतिहास में क्रमबद्धता का ध्यान रखा और इस्नद प्रणाली का प्रयोग किया। इस्नद प्रणाली, कहीं कहीं इस्नाद प्रणाली का भी वर्णन मिलता है। इस्नाद या इस्नद दोनों एक ही है। इस प्रणाली के अनुसार वह प्राथमिक सूचना व स्रोत का हवाला देकर लिखते थे। जो भी कुछ लिखते थे इतिहास, वो प्राथमिक सूचना और स्रोत का हवाला देकर लिखते थे। अरबों ने आम आदमी व कई देशों पर भी इतिहास लिखा है, अतः उन्होंने इतिहास को केवल सुल्तानों के दरबार तक ही सीमित नहीं रखा, अपितु ऐसे दौर का इतिहास लिखा जिसमें सामाजिक व सांस्कृतिक घटनाओं को अधिक महत्व दिया गया। अरबी इतिहासकारों ने घटनाओं को शासकीय काल पर आधारित न करते हुए उन्हें वार्षिक रूप दिया। लेकिन फ़ारस में पुनर्जागरण, अब देखिए, अभी तक तो हम बात कर रहे हैं कि
अरब के सीमा में बंद कर हम बात करें कि अरब में इतिहास लेखन कैसे। अब चूँकि धीरे धीरे इस्लाम का जो प्रसार है वो अरब के बाहर के क्षेत्रों में होगा, तो अरबी भाषा धीरे धीरे लुप्त होगी, मतलब इसमें इसकी लिखावट में कमी आएगी और अब फ़ारसी और तुर्की भाषाएं आएंगी। ये देखिए, लेकिन फ़ारस में पुनर्जागरण होने से, फ़ारस यानी कि ईरान, पुनर्जागरण होने से इस्लामी इतिहास लेखन में परिवर्तन आया। इतिहास लेखन की अरबी प्रणाली को त्याग दिया गया। देखिए, अरबी प्रणाली को त्याग दिया गया, इसके अतिरिक्त अरबी भाषा का प्रयोग भी कम हो गया। तो अब किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? अब चूँकि फ़ारस है, ईरान है, तो वहाँ फ़ारसी भाषा और तुर्की भाषा चलती है, तो उसका प्रयोग किया जाने लगा इतिहास लेखन में। 13वीं सदी में भारत में तुर्की के सत्ता में आने के बाद फ़ारसी भाषा में इतिहास की अधिकतर पुस्तकें लिखी गई जो फ़ारसी संस्कृति का प्रभाव दर्शाती हैं। इतिहास लेखन में फ़ारस देश आदर्श बन गया। शासकों की आत्मकथा ही इस समय का इतिहास बन गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, शासक भी अपनी आत्मकथा लिखने लगे, यानी कि अपने पूरे जीवन काल के बारे में या उनके समय में जो भी घटनाएं हुई वो अपनी आत्मकथा में ही उसका वर्णन कर देते थे। तो आत्मकथाओं से भी इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इतिहासकार को यदि समाज की जानकारी देनी होती थी तो उसका आकलन भी दरबार में बैठकर ही किया जाता था। मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो भी ऐतिहासिक साहित्य है, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो भी ऐतिहासिक साहित्य है वह उन इतिहासकारों द्वारा लिखा गया है जो फ़ारस की परंपरा को देखकर पले बढ़े थे। इतिहास का कार्यक्षेत्र केवल दरबार तक ही सीमित था और इतिहास केवल सुल्तान, उसके सैन्य अभियान, विद्रोह व उनका दमन तथा उमरा के इर्द गिर्द घूमता था। मतलब इन्हीं के बारे में ज़्यादा वर्णन किया जाता था। सल्तनतकालीन इतिहासकारों में बर्नी एक ऐसा इतिहासकार है जिसने इतिहास के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। बर्नी के अनुसार यदि कोई इतिहासकार यह जरूरी समझता है कि उसे खुलकर बोलना चाहिए तो वह खुलकर बोले, और यदि वह खुलकर नहीं बोल सकता तो अपनी बुद्धिमत्ता द्वारा गुप्त संकेत दे सकता है। ये बर्नी का कहना है कि अगर कोई इतिहासकार खुलकर नहीं बोल पाता है, शासक से डरता है, सुल्तान से डरता है, तो वो अपनी सूचनाएं गुप्त रूप से संकेतों के माध्यम से भी दे सकता है कि उस समय क्या घटना घटित हुई थी और क्या दिखाया जा रहा है। इस काल की प्रमुख विशेषता यह भी है कि अधिकतर रचनाएं धार्मिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की गई। लेखन में घटनाओं का उल्लेख करते समय इतिहासकार धर्म का सहारा लेकर पूर्वानुमान लगाते हैं। तो ये दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताएं हैं। इसको आप लिख सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अगर आपको ऐसे ही कोई और टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें।